नंबर क्या भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, परिभाषित कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 3 नंबर या 5 नंबर पूछा आता है। तो इसका सटीक आंसर क्या है? वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों के या किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं। नहीं समझ पा रहे हो? फिर देखो क्या लिखा है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में कुछ किए गए परीक्षणों या किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं। इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। ठीक, इतना लिख लेना यहाँ तक। फिर नंबर 1 डालना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। ये क्या लिखा है? धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या लिखा है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर ठीक, निर्भर नहीं करता है। क्या लिखा है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर, है ना? क्या लिखा है? आवृत्ति के, क्या लिखा है भाई? आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है या बढ़ता है। ठीक, इतना करना है। यहाँ पर आप चौथा नंबर भी क्लियर। अगर आप इसे अच्छे से लिखते हो तो 3 नंबर या 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्यों नहीं। 5 नंबर लिखा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण लिखिए तथा इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। कम से कम 3 शर्तें या 2 शर्तें तो लिखिए। तो क्वेश्चन ये रहेगा। अब बात करते हैं आंसर में भाई क्या है। आंसर ये कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। मतलब भाई कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य, मैंने क्या बोला? कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मेरे भाई अब रही बात क्या है, आवश्यक शर्तें। कम से कम 2 या 3 आवश्यक शर्तें लिखिए, क्योंकि 5 नंबर में आता है। कभी कभी 5 नंबर में तो कभी कभी 8 नंबर में, लेकिन हम आपको पक्का मान चले मेरे भाई। नहीं समझे? कहना तो ये कभी कभी 5 नंबर पूछा जाता है, कभी कभी 8 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन हम आपको सेफ नंबर बता के चले। कई सालों से 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कई सालों से कई बार पूछा चुका है 5 नंबर में। ठीक, तो मेरा कहना समझ, अगर आप पढ़ने में चाहते हो तो आप खुद ही समझ गए, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। अब रही बात क्या आवश्यक शर्तें, तो कम से कम 2 शर्तें या 3 शर्तें लिखना चाहिए, वो भी आसान। पहला नंबर क्या है? दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य क्या है? बराबर। हिंदी में लिखना है आपको, बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। बस आप 3 ऐसे, है ना, आवश्यक शर्तें लिख देना है, परिभाषा लिख देना है। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो ही काफी ज्यादा यूजफुल होगा बोर्ड एग्जाम में। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 8 नंबर ये लिखा है कि समस्थानिक तथा संभारिक को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित लिखिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको करना क्या है? समस्थानिक का हेडिंग डालना है। समस्थानिक अथवा संप्रोटॉनिक, ठीक, एक ही बात होता है। आपका ये हेडिंग आपको डालना है। फिर लिखना क्या है? किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मैंने क्या बोला? किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, क्या बोला? समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक Z समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। इतना कर देना है, बाकी कुछ नहीं, बस हो गया। ठीक, समस्थानिक आपका हुआ, अभी संभारिक नहीं हुआ है। उदाहरण इसमें क्या लिखना है कि हाइड्रोजन H लिखना है, फिर 1H1 1H2 1H3। ठीक, आसान भी है, देखिए 1 2 3 1 1 1। ठीक, फिर लिखना क्या है? ऑक्सीजन, है ना, 8O16 8O17 8O18 16 17 18 की बढ़ोतरी हो रही। तो मेरे भाई ऐसे ही करना है। तो क्या लिखा है? समस्थानिक में, है ना, प्रोटॉन संख्या समान होती है, तो समान प्रोटॉन संख्या समान, मतलब आपको ऐसे करना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर ही सकते हो। मैंने आपको अभी समस्थानिक बताया, अभी संभारिक बाकी है, इसका भी हेडिंग डाल के बताना है। तो इतना पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आप
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मतलब कि अभी आपने समस्थानिक क्लियर किया, अभी आपका संभारिक बाकी। तो मेरे भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। अब आप लिखना क्या है, डाल के लिखना है संभारिक। मैंने समस्थानिक बता दिया, अब हेडिंग क्या हो जाएगा, संभारिक। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि ऐसे नाविकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, दो का मतलब जानते क्या होता है कि भिन्न भिन्न होती है, उसे हम संभारिक कहते हैं। ठीक है भाई। आप क्या लिखना है, लिखा है कि इन नाविकों का परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न, दो का मतलब होता है भिन्न भिन्न, तथा द्रव्यमान संख्या A समान है ना, तथा द्रव्यमान संख्या A समान होती है, अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण की बात की जाए तो 1H3 तथा 2He3 मतलब हीलियम का 3 घात 7NH14 तथा है ना 6C14, ये आपका रहा उदाहरण। ऐसे ही आपको करना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी कोई दिक्कत है इस वीडियो में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कहा है कि विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, मतलब कि किताब और क्वेश्चन बैंक में है लेकिन आपने देखा नहीं होगा, आपने याद नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है, आपको आज ही याद कर लेना है क्योंकि अंतर वाले कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर आपका पक्का आएगा जरूर। अगर आपने नहीं तक अभी तक याद किया तो याद जरूर कर लेना। ये सारे आसान है, बस आप लोग देखो तो। क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो तुम बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये तो खासियत है कि सारा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है, किताब से पूछा जाता है, मतलब बाहरी क्वेश्चन कोई नहीं रहता है। बस आप लोग ध्यान नहीं देते हो, है ना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा बार आता है उसको याद कर लेते हो, यही गड़बड़ी हो जाती है। तो मेरे भाई इसको भी आपको याद कर लेना है, आज ही कंप्लीट कर लेना। आंसर बड़ा सटीक है। देखिए क्या होगा मेरे भाई, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। नहीं समझे पाए, क्या लिखा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। कौन से विभवांतर? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इतना अगर आप करते हो। अब रही बात कि ये कौन से लेसन का है, ये भी मैं आपको बता दूं भाई, ये विद्युत धारा लेसन का है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस अंतर को याद जरूर कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या है। पहले नंबर ये लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये पूरा 5 नंबर का आता है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के। सबसे बड़ी बात ये है, आंसर कैसे याद करना है कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तन्यता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, जैसे लिखा है वैसे अगर आप लिखते हो तो गारंटी है 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा, है ना। ये आपका एम है, ये आपका क्या है दोस्तों, अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। ये क्या है, मोलर चालकता। एन प्लस क्या है, धनात्मक संख्या, एन माइनस क्या है, ऋणात्मक संख्या। बस कुछ ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। 2-3 बार अगर आप याद करते हो अच्छे दिल से तो आपका याद हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको अनुप्रयोग करने के बाद आपको कम से कम अनुप्रयोग 2 अनुप्रयोग तो बिल्कुल लिखना है। 2 ही अनुप्रयोग पूछा भी जाता है कि कोलराउस का नियम लिखिए तथा 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो 2 अनुप्रयोग लिखना है। वही अनुप्रयोग याद करना है जो आसान हो, नहीं कठिन भूल जाओगे। पहला नंबर क्या है कि अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ये क्या है, मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, इतना ही आपको करना है। यहाँ इतना करते हो ना तो 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक। ज्यादा और कुछ नहीं करना मेरे भाई। 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है आपको याद हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आपका अपना भाई है, कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने इसके साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं बात बता दिया पहला, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। पूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों पहला नंबर क्या है,
पहले नंबर ये लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए तथा इसको किससे लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आंसर आपको ये लिखना है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच बोलो चाहे मध्य, तो धातु और विलयन के मध्य या बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब रही बात कि इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब लिखना, इसे हम ई नॉट से लिखते हैं। अब बात की जाए दोस्तों सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे एन लोग 1 बटे एफ घात एन प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये आपका रहा सूत्र। ऐसे आप लिखते हो तो यहाँ से 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर क्या है, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है कि ननर समीकरण। तो भटकना नहीं, दोनों एक ही बात है, यही आंसर होगा। तो ऐसे ही आप लिखते हो तो यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ गए, चाहे ननर समीकरण बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो, बात एक ही है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। ठीक, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है भाई। दूसरा नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछाएगा कि द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड किससे कहते हैं। दोनों का उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। 5 नंबर आपके हाथ में पक्का होगा तभी। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड में आपको उदाहरण देकर समझाना होगा। तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपको हेडिंग डालना है कि द्रव स्नेही कुलाइड। अब इसके अंतर्गत ये लिखना है कि वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं, इसे हम द्रव स्नेही कुलाइड कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण की बात की जाए, मतलब एग्जांपल की, जिलेटिन कामा स्टार्च कामा गोंद कामा प्रोटीन आदि इतना कर देते हो तो यहाँ से 2.5 नंबर पक्का। फिर दूसरी हेडिंग डालना है कि द्रव विरोधी कुलाइड, उसी का है। ठीक, अब इसके अंतर्गत लिखना है कि वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते। इसमें क्या है कि नहीं बनाते हैं, इसमें क्या है कुलाइडी विलयन बनाते हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक, तो सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर Fe, ब्रैकेट के अंदर OH का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट का हो जाएगा H2S3। ठीक, आज इतना करना है आपको दोस्तों। यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपका रहा क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर बता दिया। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। ऐसा दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा की अभिक्रिया। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रथम कोट का अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए और इसके लक्षण लिखिए 3 या 4। ठीक, तो आज मैं बताने वाला हूं प्रथम कोट का अभिक्रिया कैसे लिखना है। तो मेरे भाई अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, कहते हैं। मेरे भाई नहीं समझे पाए, फिर से देख लीजिए। ये बोल रहा हूँ कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना कर दिया। अब इसके पास दोस्तों आपको करना क्या है, उदाहरण का हेडिंग डालना है। उदाहरण के हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना क्या है कि C12H22O11 क्या है, तो ये चीनी है, शक्कर का रासायनिक सूत्र है। प्लस लगाना है H2 मतलब वही पानी से आपका अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। किसके उपस्थिति में, तो तनु HCl है, HCl या H2SO4 की उपस्थिति में आपका अभिक्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा, C6H12O से जाएगा दोस्तों। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आप समझ सकते हैं। मेरा कहना क्या है, मैंने उदाहरण आपको एक लिख देना है, अभिक्रिया का उदाहरण, सॉरी इस परिभाषा लिखने के बाद आपको एक उदाहरण लिख देना है, उसके बाद आपको लक्षण लिखना है। लेकिन मेरे भाई प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, तो K बराबर 2.303 बटे T log 10A बटे A माइनस X। ये आपका रहा सूत्र, ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालना है लक्षण, जिसमें से आपको 3 लक्षण या 4 लक्षण तो कंपलसरी है, याद होना चाहिए। तो लक्षण हेडिंग पड़ा। ठीक, नंबर 1 आपको क्या करना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई वही लक्षण याद करना है जो याद करने में आसान हो, ज्यादा कठिन नहीं याद करना है, तो उड़ जाएगा। दूसरा नंबर क्या है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। कोई भी अभिक्रिया अगर आप पूर्ण करते हो तो उसका समय अनंत लगता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्या है कि अभिकारक की सांद्रता
एन गुना बढ़ाने पर, मैंने क्या बोला, अभिकारक की सांद्रता एन गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग एन गुना बढ़ जाता है। जब सांद्रण एन गुना बढ़ाओगे तो अभिक्रिया भी एन गुना बढ़ जाएगा। तो मेरा कहना समझ गए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब ये है कि प्रथम कोट और शून्य कोट की अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो दोनों अच्छे से यार तैयार कर लेना, ऐसा ही आपको लिखना है जैसे मैंने लिख दिया है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है यार, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो मेरे भाई। तो करना क्या है आपको, स्क्रीनशॉट, ताकि पहले स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लिखा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया, मतलब क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। शून्य कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए और इसके साथ आपको इसका व्यंजक लिखना है। मतलब पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप पूरा लिखोगे। मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, इसका उदाहरण, जब तीनों चीज लिखोगे तब आपको 5 नंबर क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं कैसे लिखना है। शून्य कोट की अभिक्रिया हेडिंग डालना है। लिखना क्या, देखिए भैया 16, 19, 20 लगातार आया है, आप पढ़ सकते हो यार। तो कैसे लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। इतना करने के बाद आपको नंबर 2-3 नंबर मिलेगा। लेकिन इसके बाद उदाहरण लिखना है। उदाहरण क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, मतलब आपस में मिलना। अब यहाँ पर एक समीकरण दिखाना होगा कि H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बना, 2HCl, किसकी वजह से, सूर्य की उपस्थिति में। तो H2 प्लस Cl2 सूर्य की उपस्थिति में, ये एरो मानना है 2HCl। आपका क्लियर। अब आपका लिखना है कि भैया शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, देखो पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ये गारंटेड है। तो इतना हेडिंग डालना है, फिर लिखना है शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर RT या KT है ना। x क्या है मेरे भाई, x आपका अभिकारक है, t क्या है, समय में अभिक्रिया है, k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इतना करना है तब आपका मेरे भाई, इतना करने के बाद आपका 5 नंबर पक्का होगा, ये गारंटेड है। 2016 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया है, देख सकते हो आप, 23 में आया, 24 साल भी चांसेस 90% पाए जाते हैं। कहते तो ये आने के चांसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है। तो मेरे भाई करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं बार बार कहता हूँ, अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लिखा कि हार्डी सुरजे का नेम लिखिए, या पूछा जाता है कि हार्डी सुरजे पर टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, 2 तरीके पूछा जाता है कि हार्डी सुरजे का नेम लिखिए, या फिर पूछता है कि हार्डी सुरजे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहना तो ये है कि हार्डी सुरजे जो है टिप्पणी के अंतर्गत आता है, 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कोई भी टिप्पणी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। पूरी केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ दोस्तों, केमिस्ट्री में कोई भी केमिस्ट्री की दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्पणी है मेरे भाई, ठीक। अब रही बात इसका आंसर क्या है, हार्डी सुलझेगा तो बहुत आसान है, आसान मैंने किया है, बाकी आपको कठिन मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, किताब में तो बिल्कुल भर भर के लिखा है, आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक। लेकिन इससे आसान आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई कहीं भी, ठीक। क्या लिखा, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। इसे हम हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं, ठीक। बस इसके बाद आपको नंबर 1 डालना है कि धनावेशित विलयन की उपस्थिति आयन की स्कंदन क्षमता का क्रम जरूर लिखना, क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट लगाना है, फिर Fe ब्रैकेट के अंदर Cn, फिर आपको नीचे 6 पावर घात मतलब -4 से आपका PO4 घात -3 SO4 डबल ऋणायन Cl ऋणायन, ठीक। मतलब ये क्या है, फेरस साइनाइड है, ये फास्फेट है। नंबर क्या है, ऋणावेशित विलयन की उपस्थिति में धनायन की स्कंदन क्षमता, मेरे भाई ऋणायन की स्कंदन क्षमता, यहाँ क्या है धनायन की स्कंदन क्षमता, इतना ही फर्क है। फिर क्या लिखना है, इसमें Al3 का Al ट्रिपल पॉजिटिव से Ba डबल पॉजिटिव, फिर Al ट्रिपल पॉजिटिव से आपका Ba डबल पॉजिटिव, फिर Na एक पॉजिटिव। मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम के लिए। हार्डी सुलझे नियम, ब्राउनिंगत, लिगेंड की टिप्पणी, ये सारे के सारे 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी है। पूरी किताब की छटनी हो चुकी है, अब आपको कहीं जरूरत नहीं है। मेरे भाई मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना अनिवार्य एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है आपकी। मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट आशा करते हैं
जैसे तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।